कोमल और दादी अंदर रूम में बात कर रही थी, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि किसी ने उनकी बातों को सुन लिया था। जी हाँ, बाहर गेट के पास खड़ी रूही ने सब कुछ सुन लिया था। असल में वो कुछ बात करने के लिए कोमल के पास आ रही थी, पर तभी उसने ये सब सुन लिया। रूही सीधा अपने रूम में आकर बोली, श्रुति, ये तो माँ का नाम है। आज अचानक दादी और मॉम ने माँ के बारे में बात की, और ये क्यों कहा कि माँ ने मॉम को बचाया था? लेकिन मॉम को किससे बचाया था और माँ के साथ क्या हुआ था? रूही ऐसे ही अपने रूम में बैठी हुई सब सोच रही थी। आज तक कभी उसे अपनी माँ की कमी नहीं खली थी, क्योंकि कोमल ने उसे कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया था कि वो रूही की असली मॉम नहीं थी। इसलिए रूही ने कभी भी इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं कि उसकी रियल मॉम कैसी थी और उनके साथ क्या हुआ। उसे हमेशा यही लगा था कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो गई, पर उसे हमेशा राजवीर का बिहेवियर पूरे घर वालों की तरफ और खास करके अर्णव और कोमल की तरफ नाराजगी से भरा हुआ लगता था। रूही को लगा था कि शायद राजवीर को अर्णव का दूसरी शादी करना पसंद नहीं आया था और इसलिए वो सबसे अलग हो गया था। पर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि बात कुछ और ही थी। दूसरी तरफ इश्की प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मिशा से मिली, जो आज पूरे दिन गायब थी। क्या बात है मैडम, कहाँ थी आज पूरे दिन? मिशा बोली। कहीं भी तो नहीं। ये बोलते वक्त मिशा इश्की से अपनी नजरें चुरा रही थी। इश्की ने पूछा, रियली? तो ये तुम अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो? सच सच बताओ, कहाँ थी तुम? और मैंने ये भी नोटिस किया कि आज वो बंदर भी नहीं आया है कॉलेज। क्या आज तुम दोनों साथ में थे? इश्की ने जैसे ही ये कहा, तुरंत ही मिशा की आंखों में चमक आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखते ही इश्की बोली, क्या बात है, बताओ बताओ, तुम दोनों ने साथ में क्या क्या किया? और प्लीज ये मत बोलना कि तुम दोनों ने स्कूल के बच्चों की तरह पार्क में घूमा और फिर डेट पर गए। इश्की की बात सुनकर मिशा उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अपने इस दिमाग के घोड़े को इतना भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए कि ये कुछ भी सोच ले। फिर मिशा ने इश्की को बताया कि कैसे आज वो और रेहान कॉलेज न आने के बजाय एक साथ मूवी देखने और फिर साथ में डेट पर गए थे। दरअसल मिशा कैफे के बाद सीधा कॉलेज ही आने वाली थी, लेकिन रेहान का मन मिशा के साथ टाइम स्पेंड करने का था। उसने पहले भी मिशा को कहा था, लेकिन उस समय वो थोड़ी बिजी थी। आज जब रेहान का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे लगा कि वो बहुत बोरिंग लड़की है, क्योंकि वो कभी भी उसके साथ बाहर नहीं जाती थी और ना ही उससे सही से बात करती थी। इस बात को लेकर अक्सर इश्की उसका मजाक भी बनाती थी। वो तो ये भी बोलती थी कि रेहान की किस्मत बहुत खराब है जो उसे मिशा जैसी जीएफ मिली है। बेचारा इतना फेमस रॉकस्टार और उसकी लव लाइफ इतनी बोरिंग। इश्की मिशा से बोली, क्या बात है मिशा, तू स्कूल के बच्चों की तरह डेट पर गई थी और शर्मा तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं तू उसके साथ क्या क्या करके आई है। मिशा ने कहा, हो गया तेरा, अब चल, घर भी चलना है। इश्की ने पूछा, घर ही जाना था तो तू सीधे चली जाती, ऐसे कॉलेज आकर क्यों जा रही है? मिशा ने कहा, वो मुझे एक बुक वापस करनी थी, अगर ये प्लान पहले से ही बनता तो मैं तुम्हें ही दे देती। फिर दोनों घर के लिए निकल गईं। दूसरी तरफ तंज परेशान सा अपने कैबिन में भटक रहा था। उसे अभी भी रह रह कर वो गिफ्ट और लेटर याद आ रहा था और ये सोचकर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इतना पता करने के बाद भी उसे इश्की के बॉयफ्रेंड का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, यहाँ तक कि उसने उस जगह का भी पता लगवा लिया था जहां वो जाती थी, पर सभी बातों का पता करने से भी ये पता नहीं लग पाया था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि वो अक्सर सिर्फ मिशा के साथ या फिर दोस्तों के साथ जाती थी। वो कभी किसी लड़के के साथ अकेले नहीं जाती थी। तंज सोच रहा था कि आज के समय में अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो तो वो उसके साथ घूमने तो जरूर जाती और कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर डालती, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे इश्की का बॉयफ्रेंड सिर्फ इमेजिनरी हो, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। फिर वो गिफ्ट क्या किसी भूत ने भेजा था? ये सब सोचने के बाद तंज खुद से बोला, ऐसा हो सकता है कि इश्की का बॉयफ्रेंड कोई मामूली इंसान ना हो। उस गिफ्ट को भी देखकर यही लग रहा था कि वो कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। उधर इश्की और मिशा घर आकर अपने अपने रूम में चली गईं। फिर इश्की फ्रेश होकर मिशा के पास आई और दोनों बातें करने में लग गईं। बातें करते हुए रात के करीब 9 बज गए और इश्की टाइम देखकर बोली,
इतना टाइम हो गया, राजवीर तो आ गए होंगे, तो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो चली गई। राजवीर अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था और थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहा था। तभी इश्की रूम में आई और पीछे से उसके गले लग गई। राजवीर ने फोन रख दिया, फिर पीछे पलट कर इश्की को बाहों में लेते हुए बोला, इश्की, मुझे अभी कहीं जाना है, तुम खाना खाकर सो जाना। इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, अभी तो आप आए हो और रात को ऐसा कौन सा काम आ गया है? राजवीर ने इश्की के सिर पर किस करते हुए कहा, समझो ये जरूरी है, मुझे जाना होगा, अच्छी बच्ची बनो और मेरा कहना मानो। इश्की ने बिना मन के कहा, ठीक है फिर। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। इश्की उसको जाते हुए देखकर खुद से बोली, इनको कभी भी कोई भी काम आ जाता है और अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़कर चले जाते हैं। इधर राजवीर ने अपनी कार एक हॉस्पिटल के पास आकर रोकी। वो अपनी कार से निकलकर सीधा एक वार्ड के पास गया और दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोला, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो एक ही बार में क्यों नहीं मर जाते हो? क्यों बार बार अपनी दवाई छोड़कर यहाँ एडमिट होने आ जाते हो? राजवीर ये बोलते हुए वार्ड के अंदर आया और अपने सामने बेड पर लेटे हुए आदमी को देखने लगा। फिर राजवीर ने आगे कहा, सीरियसली, मुझे अपनी प्यारी वाइफ को रात को अकेले छोड़कर ये देखने आना पड़ा कि तुम जिंदा हो या नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम तो आते ही मुझसे शिकायत करने लगे। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरे दिल का थोड़ा तो ख्याल रखते। उस आदमी को देखकर ही लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार हो और कोई सीरियस परेशानी हो, लेकिन फिर भी उसका चेहरा देखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। वो लंबा चौड़ा आदमी अभी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसका नाम कार्तिक था, जो राजवीर के बचपन का दोस्त था। वो दोनों साथ ही स्कूल में थे। राजवीर वहां पर रखे हुए सोफे पर बैठकर बोला, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम बात बात पर अपनी दवाई क्यों छोड़ रहे हो और शराब क्यों पी रहे हो? तुम जानते हो ना कि शराब तुम्हारे लिए जहर से कम नहीं है। कार्तिक ने दुखी होते हुए कहा, मैं थक चुका हूं, अब बस शांति से सोना चाहता हूं। मैं रोज अपने सामने अपने घर वालों को यूं मेरे लिए तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए रोज अपनी मौत मांग रहा हूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो, वो भी मुझे इतनी जल्दी नसीब नहीं हो रही है। कार्तिक प्रताप कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट और अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके ऊपर राजवीर की तरह बहुत पहले ही अपने फैमिली के बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। दोनों ने ही बहुत ही कम उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में तहलका ला दिया था और दोनों ही अपने अपने फील्ड के किंग थे। अभी कुछ महीनों से कार्तिक दूसरे देश में अपना इलाज करवा रहा था और कुछ दिन पहले ही वो इंडिया वापस आया था। जब वो आया उस समय सब कुछ ठीक ठाक था, पर अचानक ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। राजवीर को जैसे ही इस बारे में पता लगा तो उससे मिलने चला आया। वो कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर बोला, हो गई तुम्हारी डायलॉगबाजी, तुम्हें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना चाहिए था, तुम ये कहां बिजनेस में आ गए? कार्तिक ने कहा, राजवीर मैं सीरियस हूं, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। राजवीर ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अपनी हालत बहुत खराब कर ली है। तुम्हें अच्छे से पता है कि शराब तुम्हारे लिए जहर है, तो फिर पीते क्यों हो? कार्तिक ने बुझे हुए मन से कहा, कल मैंने उसे देखा। राजवीर ने पूछा, तो इससे क्या हो गया? कार्तिक ने पूछा, मैं उसे भूलना चाहता हूं, उसके धोखे को भूलना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो एक बार फिर से याद आ गया। मुझे याद आया कि किस तरह से उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था, किस तरह से वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल गई थी। राजवीर ने कहा, इस बात को 5 साल हो चुके हैं, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? कार्तिक ने कहा, इतना आसान होता है क्या? इतना आसान होता है जिससे तुम प्यार करो उसे भूल जाओ? क्या तुम कभी भी इश्की को भूल सकते हो? कार्तिक की बात पर राजवीर आगे कुछ नहीं बोला। इश्की को भूल जाने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आ सकता था। जिस दिन वो उसे भूलेगा जरूर उसका आखिरी दिन होगा। राजवीर को खामोश देखकर कार्तिक बोला, क्या हुआ? नहीं है ना कोई जवाब? प्यार ऐसा ही होता है यार। अगर साथी तुमसे उतना ही प्यार करने वाला हो जितना तुम उससे करते हो, तो वो प्यार तुम्हें आबाद कर देगा। लेकिन अगर साथी गलत निकले, तुम्हें धोखा दे, तो वही प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। और हम दोनों से अच्छा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है?
तुम्हारे प्यार ने तुम्हें आबाद किया और मेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। कार्तिक का हर एक शब्द उसका दर्द बयां कर रहा था। राजवीर सोफे पर बैठा हुआ कार्तिक को देख रहा था। कार्तिक थोड़ी देर के बाद खुद को संभाल कर बोला, मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे इश्की से कब मिलवा रहे हो? और मैंने सुना है कि कोई उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। नाम क्या है उसका? कार्तिक सोचने का नाटक करने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद बोला, हाँ याद आया, तंज कपूर। सही सुना है ना मैंने? राजवीर ने कहा, तुम्हें मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता है, क्योंकि ये बात तो खुद इश्की भी नहीं जानती। इस पर कार्तिक हंसते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है ये बात जानना मेरा सबसे अच्छा टाइम पास है, और खासकर जब से मैंने ये सुना कि तुमने सडनली शादी कर ली तो मुझे काम करने में और भी ज्यादा मजा आने लगा। राजवीर ने कहा, ठीक है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तंज कपूर को अभी पता नहीं है कि उसके सामने राजवीर सिंघानिया है। कार्तिक ने कहा, वैसे मैंने सुना है कि तंज बहुत जिद्दी किस्म का इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। राजवीर बोला, देखते हैं, अगर आसानी से मान गया तो ठीक है, नहीं तो। राजवीर ने इतना बोलकर अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। फिर वो वापस कार्तिक की तबीयत के बारे में बात करते हुए बोला, मैंने अभी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करवा दिया है, बहुत जल्द हमें एक स्टेबल डोनर मिल जाएगा, फिर ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगे। कार्तिक ने कहा, राजवीर तुम फिर से यही लेकर बैठ गए। राजवीर ने कहा, शट अप, तुमने फिर से बकवास की तो आई प्रॉमिस मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या थी कार्तिक की कहानी और कौन थी जिसने कार्तिक को धोखा दिया था? मेहर अपनी बात कहते हुए इतना हिचक क्यों रहा था? आखिर इसकी वजह क्या थी?